नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने है वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी एलन मस्क की जीवनी और हम इसके पन्नों में गोता लगाकर सुर्खियों के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जाहिर है मस्क एक ऐसा नाम है जिनके बारे में हर किसी की अपनी राय है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ उनकी प्रेरणाओं, उनके काम करने के तरीकों और उन घटनाओं को खंगालना है जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं, जैसा कि इस किताब में दर्ज है। बिल्कुल। ये किताब उनके शुरुआती जीवन से लेकर स्पेसएक्स, टेस्ला और हालिया ट्विटर अधिकरण तक एक लंबा सफर तय करती है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये जीवनी मस्क की एक जटिल तस्वीर पेश करती है। एक तरफ जबरदस्त इनोवेशन है, भविष्य बदलने की महत्वाकांक्षा, तो दूसरी तरफ लगातार विवाद और एक तीखा अंदाज। तो आज इस चर्चा में हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, बल्कि आइजैक्सन की किताब में दिए गए तथ्यों, किस्सों और विश्लेषण के जरिए उनके जीवन के पैटर्न और पहलुओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक गहरी और कह सकते हैं संतुलित समझ बन सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए किताब के शुरुआती पन्नों से शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उनका बचपन। आइजैक्सन एक वेल्ड स्कूल नाम के सर्वाइवल कैंप का जिक्र करते हैं, हाँ जिसे मस्क ने खुद पैरामिलिट्री लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जैसा बताया है। हाँ ये सुनने में ही काफी भयानक लगता है। हाँ, किताब के मुताबिक ये अनुभव वाकई क्रूर था। मतलब बच्चों को बहुत कम खाना पानी दिया जाता था, उन्हें आपस में लड़ने के लिए उकसाया जाता था। अच्छा। मस्क जो उस वक्त छोटे थे और थोड़े अलग थलग रहने वाले बच्चे थे, उनकी 2 बार बुरी तरह पिटाई हुई, वजन 10 पाउंड कम हो गया। किताब इसे दर्द सहना सीखने के एक शुरुआती निर्मम सबक के तौर पर देखती है। बाप रे। और ये अकेला अनुभव नहीं था। देखिए, 1980 के दशक का दक्षिण अफ्रीका वैसे भी एक हिंसक माहौल था। किताब एक दहलाने वाली घटना बताती है। जब एलन और उनके भाई किम्बल ट्रेन से उतरे तो उन्हें खून के पोखर से गुजरना पड़ा। उनके पिता एरोल मस्क के बारे में भी किताब काफी कुछ कहती है। एरोल खुद मानते हैं कि उन्होंने बच्चों के साथ बेहद सख्त स्ट्रीट वाइज तानाशाही बरती। हाँ बिल्कुल। किताब में एरोल का एक कथन है कि एलन ने बाद में वही कठोर तानाशाही खुद पर और दूसरों पर लागू की। ये पढ़कर थोड़ा रुक कर सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और उनकी पहली पत्नी जस्टिन मस्क का किताब में दिया गया विश्लेषण इस कड़ी को जोड़ता है। उनका मानना है कि ऐसे माहौल में टिके रहने के लिए भावनात्मक रूप से खुद को बंद करना पड़ता है। वो कहती हैं, उसने डर को बंद करना सीखा। अगर आप डर बंद करते हैं तो शायद आपको दूसरी चीजें भी बंद करनी पड़ती हैं, जैसे खुशी या सहानुभूति। अच्छा। किताब इशारा करती है कि ये भावनात्मक बचाव का तरीका, ये कवच जो है, शायद बाद में उनके जबरदस्त जोखिम लेने की क्षमता और कभी-कभी दिखने वाले कठोर व्यवहार के जड़ में हो सकता है। तो क्या किताब ये सुझाव देती है कि डर को दबाने की एक क्षमता ही वो ईंधन बनी जिसने उन्हें इनोवेशन के लिए जरूरी हिम्मत दी, भले इसकी कीमत मानवीय रिश्तों पर चुकानी पड़ी हो? हाँ, किताब इसी तरह के कनेक्शन की ओर इशारा करती है। ये एक तरह के क्या कहते हैं, दुधारी तलवार है। हाँ। एक तरफ मुश्किल हालात से निपटने की ताकत, दूसरी तरफ भावनात्मक दूरी। किताब ये भी बताती है कि इस माहौल से उनका एक बड़ा सहारा था किताबें। वो घंटों पढ़ते थे, एनसाइक्लोपीडिया, कॉमिक्स, साइंस फिक्शन। हाँ। द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी का जिक्र है, जिसने उन्हें किशोरावस्था के अस्तित्व संबंधी संकट से उबारा, और फाउंडेशन सीरीज, बिल्कुल, जिसने उन्हें इंसानी सभ्यता को कई ग्रहों पर फैलाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया। ये दिलचस्प है कि कैसे बचपन के ये प्रभाव उनके बाद के मिशन में सीधे तौर पर झलकते हैं। सही बात है। किताब में एक छोटा सा किस्सा भी है, जब उन्होंने अपने चचेरे भाई को चांद की दूरी ठीक करके बताई थी। अरे हाँ, वो किस्सा उनकी सटीकता और ज्ञान की शुरुआती झलक देता है। जब चचेरे भाई ने अंदाजा लगाया कि चांद कोई 10 लाख मील दूर है, तो छोटे एलन ने तुरंत कहा, नहीं, ये लगभग 239,000 मील है, ऑर्बिट पर निर्भर करता है। कमाल है। ये दिखाता है कि वो शुरू से ही तथ्यों और आंकड़ों पर बहुत ध्यान देते थे। बचपन में किताबों से ज्ञान बटोरा, ठीक है, लेकिन ये ज्ञान असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल हुआ? यहीं पर किताब उनके काम करने के अनोखे तरीकों पर रोशनी डालती है, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये क्या है असल में, और किताब इसे कैसे समझाती है? हाँ, किताब इसे मस्क के इनोवेशन का कह सकते हैं मूल मंत्र बताती है। उदाहरण के लिए, जब वो स्पेसएक्स शुरू कर रहे थे, उन्होंने रॉकेट खरीदने के लिए रूसियों से बात की, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा लगी। अच्छा। तब मस्क ने
सोचा कि भाई रॉकेट बनता किन चीजों से है। उन्होंने कार्बन फाइबर, धातु, ईंधन जैसे कच्चे माल की लागत का हिसाब लगाया और नतीजा चौंकाने वाला था। क्या? है कि बनाने के तरीके में बहुत सारी फिजूल खर्ची या अक्षमता है जिसे सुधारा जा सकता है। मस्क का तरीका है चीजों को उनके सबसे बुनियादी भौतिक सिद्धांतों तक तोड़ो, जैसे किसी एटम को तोड़ना, और फिर वहीं से बिना किसी पुरानी धारणा के समाधान बनाओ। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। लेकिन क्या किताब इस तरीके की सीमाओं का भी जिक्र करती है? मतलब क्या ये हमेशा काम करता है या कभी इसके नुकसान भी हुए हैं? किताब ज्यादातर इसकी सफलता पर ही ध्यान केंद्रित करती है, इसे मस्क की सफलताओं का एक प्रमुख कारण बताती है। हालांकि ट्विटर वाले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी बुनियादी बातों को नजरअंदाज करने या जल्दबाजी के अपने नुकसान भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल सोच उनके काम का आधार है। किताब उनके एक 5 स्टेप एल्गोरिथम का भी विस्तार से वर्णन करती है। हाँ, वो एल्गोरिथम। पहला कदम, हर जरूरत पर सवाल उठाओ। किताब में जोर दिया गया है कि ये पूछना जरूरी है कि ये नियम या जरूरत बनाई किसने। सिर्फ विभाग का नाम नहीं, उस व्यक्ति का नाम बताओ। सही कहा। दूसरा कदम, जितना हो सके हिस्सों या प्रक्रियाओं को हटाओ। मस्क का मानना है कि अगर आपने हटाए गए 10% हिस्सों को वापस नहीं जोड़ना पड़ा तो आपने काफी नहीं हटाया। मतलब ज्यादा से ज्यादा हटाओ। हाँ। तीसरा, सरल और अनुकूलित करो, लेकिन हटाने के बाद। चौथा, साइकिल टाइम तेज करो, यानी काम पूरा होने की रफ्तार बढ़ाओ। और पांचवा, सबसे आखिर में, ऑटोमेट करो। किताब इसे स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं को चुनौती देने के उनके तरीके के रूप में देखती है। इसका उदाहरण स्पेसएक्स में मिलता है, जहां उन्होंने इंजीनियरों से नासा या सेना के हर स्पेसिफिकेशन पर सवाल उठाने को कहा। या टेस्ला में बैटरी पैक से वो फाइबर ग्लास स्ट्रिप हटाने वाला किस्सा। टीम कहती थी कि वो स्ट्रिप शोर कम करने के लिए है, दूसरी कहती थी आग से बचाने के लिए। अच्छा। मस्क ने खुद टेस्ट करके पाया कि उसके बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। किताब इसे डिल्बर्ट कार्टून जैसा बताती है, मतलब नौकरशाही की एक बेतुकी मिसाल जिसे मस्क खत्म करना चाहते थे। ये उनके काम करने के तरीके को दर्शाता है। सवाल पूछो, टेस्ट करो, हटाओ। और फिर है उनकी वो मैनिकल सेंस ऑफ अर्जेंसी, काम को पागलपन की हद तक जल्दी पूरा करने की धुन। किताब में मर्लिन इंजन वाले टॉम म्यूलर का किस्सा है। हाँ। किताब के मुताबिक मस्क ने म्यूलर से इंजन बनाने का शेड्यूल आधा करने को कहा। जब म्यूलर ने कहा कि भाई ये असंभव है, तो मस्क ने उसे फिर से आधा करने को कहा और पूछा कि क्या वो इंजन इंचार्ज बने रहना चाहते हैं। अरे बाप रे। ये उनकी कार्यशैली का एक उदाहरण है। असंभव लगने वाले लक्ष्य तय करना और टीम पर जबरदस्त दबाव डालना। लेकिन क्या ये दबाव हमेशा काम करता है? किताब इसके नतीजों के बारे में क्या कहती है? पड़ता है, उन्हें हतोत्साहित कर सकता है। किताब मस्क की मैनेजमेंट शैली को सीधा, कभी कभी क्रूर भी बताती है। जेम्स कॉफिन नाम के एक इंजीनियर को नौकरी से निकालने का किस्सा है। हाँ। जिसका नाम तक मस्क को नहीं पता था, सिर्फ इसलिए कि वो मस्क के सवालों का तुरंत जवाब नहीं दे पाया। ये तो काफी कठोर है। क्या किताब में मस्क का इस पर कोई स्पष्टीकरण है, कोई वजह? हाँ, किताब में मस्क का तर्क दिया गया है। उनका मानना है कि लोगों के प्रति अच्छा बनने की कोशिश में पूरी कंपनी का नुकसान हो सकता है। अच्छा। वो कहते हैं कि भाई भौतिकी को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं है, उसे बस इस बात की परवाह है कि रॉकेट सही बना है या नहीं। ये उनके मिशन केंद्रित रवैये को दिखाता है। लक्ष्य सर्वोपरि है। तो बात घूम फिर कर वहीं आती है, वो ये सब करते क्यों हैं? किताब उनके मिशन के बारे में क्या बताती है? उनके बड़े लक्ष्य तो खैर जग जाहिर हैं और किताब उन्हें विस्तार से बताती है। स्पेसएक्स के जरिए मानवता को मल्टीप्लैनेटरी बनाना, मतलब मंगल पर बस्ती बसाना। हाँ। टेस्ला और सोलर सिटी से सस्टेनेबल एनर्जी की ओर दुनिया को ले जाना। न्यूरोलिंक से इंसान और मशीन का तालमेल बनाना ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुकाबला किया जा सके। किताब बताती है कि बचपन में पढ़ी वो किताब जिसमें भविष्य के आविष्कारों का जिक्र था, खासकर आयन थ्रस्टर वाले रॉकेट ने उन्हें दूसरे ग्रहों के बारे में सोचने पर मजबूर किया था। ये मिशन उनके हर बड़े कदम के पीछे की प्रेरणा है, ऐसा किताब कहती है। और यही मिशन उन्हें वो जबरदस्त जोखिम उठाने की हिम्मत देता है जिसकी बात किताब में बार बार आती है। पेपैल के उनके साथी रीड हॉफमैन का जिक्र है। हाँ, हॉफमैन किताब में कहते हैं कि मस्क का तरीका अलग है। वो पहले मिशन तय करते हैं, फिर उसे आर्थिक रूप से सफल बनाने का रास्ता खोजते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले मुनाफे का रास्ता देखते हैं। अच्छा।
पीटर थिल भी, जो पेपैल के सह संस्थापक थे, किताब में मानते हैं कि स्पेसएक्स और टेस्ला जैसे दांव पागलपन भरे थे, लेकिन सफल हुए क्योंकि मस्क रिस्क को शायद दूसरों से अलग तरह से आंकते हैं। थिल कहते हैं कि सिलिकॉन वैली की स्थापित सोच के हिसाब से ये अविश्वसनीय रूप से पागलपन भरे दांव थे। इसी कड़ी में ट्विटर अधिग्रहण को देखते हैं। इसके पीछे क्या मिशन था? किताब क्या कहती है? क्या ये भी मानवता को बचाने का मिशन था या कुछ और? देखिए, किताब बताती है कि मस्क ने इसके पीछे कई कारण बताए। फ्री स्पीच को बचाने की बात कही, जिससे वो खतरे में मानते थे। वोक माइंड वायरस से लड़ने की बात की, जिसे वो उदारवादी अतिवाद के तौर पर देखते थे, भी शामिल हों, जैसा वो पेपैल के साथ शुरुआत में करना चाहते थे। लेकिन क्या किताब ये मानती है कि यही असली वजह थी या मामला कुछ और पेचीदा है? किताब यहाँ एक ज्यादा जटिल तस्वीर पेश करती है। वो दिखाती है कि मस्क खुद भी इस डील को लेकर अनिश्चित थे। अच्छा। कभी वो इस विचार से बेहद उत्साहित होते थे, तो कभी ट्विटर बोर्ड पर मुकदमा करने और डील से पीछे हटने की धमकी देते थे। किताब में उनका वो बयान भी है जहां वो कहते हैं कि वकीलों ने उन्हें ये बालों का गोला निगलने पर मजबूर किया, यानी डील पूरी करने पर। तो किताब इशारा करती है कि मिशन के साथ साथ शायद कुछ और भावनाएं, शायद नियंत्रण की इच्छा या खेल के मैदान को अपने हिसाब से चलाने की प्रवृत्ति भी काम कर रही थी, जिसका जिक्र उनके बचपन के संदर्भ में भी आता है। तो ट्विटर का अधिग्रहण उनके काम करने के तरीकों की एक बड़ी केस स्टडी बन गया फिर तो। किताब इसे कैसे प्रस्तुत करती है? बिल्कुल, ये उनके तरीकों का एक बड़ा उदाहरण है। किताब बताती है कि अधिग्रहण के बाद उन्होंने तेजी से बदलाव किए। बड़े पैमाने पर छटनी हुई। पहले दौर में लगभग आधे कर्मचारी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टीमों में तो 90% तक हटा दिए गए। 90%? हाँ। अंततः ये आंकड़ा करीब 75% तक पहुंचा। कंपनी का कल्चर पूरी तरह बदल गया। पहले के आरामदायक माहौल की जगह एक हार्डकोर वर्किंग स्टाइल लागू की गई, जहां मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के बजाय मनोवैज्ञानिक खतरा महसूस होने लगा, जैसा किताब में वर्णित है। और उनके वो अंतर्विरोध जिनका जिक्र पहले भी हुआ, वो यहाँ खुलकर सामने आए। फ्री स्पीच की बात और फिर @Elon Jet जैसे अकाउंट को बैन करना। हाँ, किताब इन अंतर्विरोधों को उजागर करती है। एक तरफ खुद को फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट कहना, दूसरी तरफ @Elon Jet, जो उनके निजी प्लेन को ट्रैक करने वाला अकाउंट था, उसे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बैन करना। या किताब योएल रॉथ वाले मामले का जिक्र करती है, जो ट्विटर के पूर्व ट्रस्ट और सेफ्टी हेड थे। मस्क ने कथित तौर पर रॉथ को ब्लैकमेल का आरोप लगाकर अकाउंट बैन करने का आदेश दिया, जबकि रॉथ ने समझाया था कि ये नियमों का उल्लंघन नहीं है। अच्छा। फिर पॉल पेलोसी वाले मामले में खुद एक फेक न्यूज साइट का लिंक ट्वीट कर देना, जिससे विज्ञापनदाताओं में चिंता बढ़ी। हालांकि उन्होंने बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी। ये तो काफी विरोधाभासी लगता है। किताब इसे कैसे समझाती है? क्या ये सिर्फ आवेग में लिए गए फैसले थे या इसके पीछे कोई रणनीति थी? किताब इसे मस्क के आवेग, उनकी डेमन मोड जैसा वो खुद कहते हैं, और उनकी ये सोच के मिश्रण के रूप में देखती है कि नियम उन पर लागू नहीं होते या उन्हें बदला जा सकता है। ये दिखाती है कि उनकी नज़र में लक्ष्य, जैसा वो उसे परिभाषित करते हैं, साधनों को सही ठहराता है, भले ही वो विरोधाभासी लगे। किताब सैक्रामेंटो डेटा सेंटर से सर्वर हटाने की घटना का भी जिक्र करती है, जिसे सैक्रामेंटो रेड कहा गया। अरे हाँ, वो किस्सा तो कमाल का है। क्रिसमस से ठीक पहले सर्वर हटाने का फैसला, ये क्या था? ये उनकी जोखिम लेने की क्षमता, विशेषज्ञों की चेतावनियों को नजरअंदाज करने और काम तुरंत पूरा करवाने की जिद का प्रतीक है। किताब बताती है कि इंजीनियर्स ने कहा था कि भाई इसमें 6-9 महीने लगेंगे और ये बहुत जोखिम भरा है, इससे ट्विटर ठप हो सकता है। और मस्क ने इसे कुछ ही हफ्तों में, क्रिसमस से ठीक पहले, खुद अपनी टीम के साथ मिलकर कर डाला। लेकिन क्या ये जल्दबाजी से ही साबित हुई? इसका नतीजा क्या निकला? नहीं। किताब के मुताबिक मस्क ने बाद में माना कि ये गलती थी। उन्हें ये नहीं बताया गया था, या शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कि सैक्रामेंटो के सर्वर के 70,000 हार्ड कोडेड रेफरेंसेस थे। इस जल्दबाजी के कारण ट्विटर महीनों तक अस्थिर रहा। ये दिखाता है कि उनका नियम तोड़ो, तेज चलो वाला तरीका, जो स्पेसएक्स और टेस्ला में अक्सर सफल रहा, ट्विटर जैसी जटिल सोशल मीडिया कंपनी में कैसे उल्टा पड़ सकता है। चीजों को ठीक करने के बजाय तोड़ भी सकता है। तो ये तो हुई उनके काम और कंपनियों की बात। लेकिन किताब उनके निजी जीवन, उनके मानवीय पहलू के बारे में क्या बताती है? इन सब महत्वाकांक्षाओं और विवादों के पीछे का इंसान कैसा है? हाँ, किताब उनके निजी जीवन के जटिलताओं को भी सामने रखती है। उनके रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। पहली पत्नी जस्टिन के साथ उनका रिश्ता,
जिसके बारे में जस्टिन ने काफी खुलकर लिखा है। किताब में वो किस्सा है जब शादी की रात मस्क ने जस्टिन से फुसफुसा कर कहा, मैं इस रिश्ते में अल्फा हूं। अच्छा। फिर अभिनेत्री टलुला रेले के साथ 2 बार शादी और 2 बार तलाक। हालांकि दोस्ती बनी रही। गायिका ग्राइम्स के साथ एक तूफानी ऑन ऑफ रिश्ता, जिससे उनके 3 बच्चे हैं, जिनके नाम भी काफी अनोखे हैं। XA112, एक्सा डार्क साइड्रिल और टेक्नोमैकेनिकस। हाँ, वो नाम तो सुने हैं। और न्यूरालिंक की सहकर्मी शिवोन जिलिस के साथ भी उनके जुड़वा बच्चे हैं, स्ट्राइडर और अजूर। किताब उनके बच्चों के साथ उनके रिश्तों पर भी बात करती है, खासकर उनकी बेटी जेना, पहले जेवियर के साथ जो अलगाव है। हाँ, किताब बताती है कि जेना के साथ उनका रिश्ता तनावपूर्ण है, जिसे मस्क उसकी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ते हैं, जिससे वो कम्युनिस्ट मानते हैं। ये उनके निजी जीवन की जटिलता और कह सकते हैं दर्द को दिखाता है। किताब में बार बार उनके भावनात्मक अलगाव और सहानुभूति की कमी का जिक्र आता है। कई लोग, जिनमें स्पेसएक्स की प्रेसिडेंट ग्वेनी शॉर्टवेल और जस्टिन मस्क शामिल हैं, इसे उनके बचपन के अनुभवों और एस्पर्जर सिंड्रोम से जोड़ते हैं, जिसका जिक्र किताब में है। शॉर्टवेल का वो कथन काफी सोचने पर मजबूर करता है कि वो लोगों को समझते हैं पर भावना के तौर पर नहीं। हाँ, शॉर्टवेल कहती है, एलन लोगों के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन एक अध्ययन के तौर पर, भावना के तौर पर नहीं। जस्टिन मस्क का मानना है कि मजबूत इच्छा शक्ति और भावनात्मक दूरी, जो उन्हें एक पति के रूप में मुश्किल बनाती है, शायद वही उनके व्यवसाय चलाने में सफलता का कारण हो सकती है। जस्टिन ये भी बताती हैं कि कैसे तुम अपने पिता जैसे बन रहे हो, उनके बीच एक कोड वर्ड बन गया था, ये चेतावनी देने के लिए कि वो भावनात्मक रूप से अंधेरे दायरे में जा रहे हैं। इन व्यक्तिगत पहलुओं को जानने से उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व को समझने में कैसे मदद मिलती है, जैसा किताब में बताया गया है? किताब ये सुझाव देती है कि उनके सार्वजनिक और निजी व्यक्तित्व आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी भावनात्मक दूरी, उनका मिशन पर अत्यधिक फोकस, उनकी जोखिम लेने की क्षमता, ये सब उनके निजी रिश्तों और उनके काम करने के तरीके दोनों में झलकते हैं। हाँ। किताब एक अकेलेपन के एहसास का भी जिक्र करती है। उनकी मां मे मस्क कहती हैं, उन्हें परिवार का आसपास होना पसंद है क्योंकि वो बहुत तनाव में रहते हैं। ये विरोधाभास उनकी शख्सियत का हिस्सा है। अरबपति होने के बावजूद उन्होंने 2020 में ट्वीट किया कि वो अपनी लगभग सारी भौतिक संपत्ति बेच देंगे और कोई घर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि संपत्ति बोझ डालती है और हमले का जरिया बनती है। तो इस सब का मतलब क्या है? वॉल्टर आइजैक्सन की ये जीवनी पढ़ने के बाद एलन मस्क की कैसी तस्वीर उभरती है, मतलब कुल मिलाकर? ये एक बेहद जटिल बहुस्तरीय तस्वीर है। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े, लगभग असंभव लगने वाले मिशनों से प्रेरित है, जिसका व्यक्तित्व उसके मुश्किल बचपन के अनुभवों से गहराई तक प्रभावित है। सही। जिसके काम करने का तरीका अनोखा है, क्रांतिकारी है, लेकिन अक्सर निर्मम और विवादित भी। किताब दिखाती है कि वो वाकई दुनिया बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारों से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक, लेकिन इस प्रक्रिया में वो अपने पीछे काफी उथल-पुथल और विवाद भी छोड़ते जाते हैं। और किताब के अंत में वो एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना, कि क्या ये सब एक साथ चलता है? हाँ, एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल। आइजैक्सन पूछते हैं, क्या एक ज्यादा संयमित, कम आवेगी, कम नाटकीय मस्क उतना ही हासिल कर पाता जितना कि ये अनफिल्टर्ड, बेलगाम, कभी-कभी डेमन मोड में जाने वाला मस्क? ये सोचने वाली बात है। क्या आप रॉकेट को ऑर्बिट में भेजने या इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति लाने जैसी असाधारण उपलब्धियों उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को स्थिर और अस्थिर, प्रेरणादायक और परेशान करने वाले दोनों को स्वीकार किए बिना पा सकते हैं? बिल्कुल। ये पड़ताल हमें प्रतिभा, जुनून और उस विघटनकारी, कभी कभी विनाशकारी लगने वाले व्यक्तित्व के बीच के गहरे और शायद अविभाज्य संबंध के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या उनका वो डेमन मोड उनके इनोवेटर होने का एक जरूरी हिस्सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर पाठक और श्रोता अपने अपने नजरिए से सोच सकता है।